अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वर्ब एंड इट्स टाइप्स और ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ की सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो जो इससे प्रीवियस थी उसमें हमने डिस्कस किए थे नाउन और उसकी टाइप्स और आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ब होता क्या है। इसकी डेफिनेशन है, जैसा कि हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि वर्ब जो है वो एक्शन को शो करता है। कोई भी ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस जो कि कोई एक्शन को बताएं वो वर्ब कहलाते हैं। अब इसमें एक्शन के अलावा कंडीशन और एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। यानी कि जब हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो हम कोई अ, देखा जाए तो हम उस वक़्त कोई एक्टिवली कुछ परफ़ॉर्म नहीं कर रहे होते, कुछ एक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन कोई चीज़ महसूस कर रहे होते हैं या कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो ये भी वर्ब में ही काउंट होता है। और कंडीशन, जैसे कि हम किसी सिचुएशन में होते हैं, किसी हाल में होते हैं, तो वो भी एज़ वर्ब ही काउंट होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। अब कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने नीचे वर्ड्स के लिहाज से दी हैं। आगे जब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम सेंटेंसेस की एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो है ईट, हैपन और एग्ज़िस्ट, और ये तीनों एग्ज़ाम्पल्स भी वर्ब की ही हैं। बग़ैर कोई देर किए हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब पे। फर्स्ट टाइप हमारे पास सबसे सिंपल है, जो हम सब जानते हैं, वो है एक्शन वर्ब। जो हम मोस्टली वर्ब को जिस चीज़ से जानते हैं वो है एक्शन, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो एक्सप्रेस करें कोई भी फिज़िकल या मेंटल एक्शन को। अब फिज़िकल एक्शन तो हमें पता है कौन से होते हैं, जैसे रन, वॉक, जंप। ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमारी बॉडी फिज़िकली इन्वॉल्व होती है, मूव करती है। ये फिज़िकल एक्शंस हैं और ये वर्ड्स जो हैं ये एक्शन वर्ब में काउंट होते हैं। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एक्शन वर्ब होते हैं, लेकिन उनमें कोई फिज़िकल एक्शन शो नहीं होता, बल्कि मेंटल एक्शन शो होता है, जैसे कि थिंक या इमेजिन। अब ये जो काम है इसमें हमारी बॉडी फिज़िकली मूव नहीं कर रही, लेकिन हम कोई काम ज़रूर कर रहे हैं और वो काम हमारा मेंटल एक्शन से रिलेटेड है। ये भी एक्शन वर्ब में ही आते हैं। एग्ज़ाम्पल हम नीचे देख लेते हैं। शी रन्स एवरी मॉर्निंग। तो ये यहाँ पे जो रन्स है वो एक्टिव एक्शन शो कर रहा है, फिज़िकल एक्शन। और ही थिंक्स अबाउट हिज़ फ्यूचर, इसमें थिंक जो है वो एक्शन शो कर रहा है, मेंटल एक्शन। तो ये दोनों एक्शन वर्ब्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटिव वर्ब। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्शन की बजाय कंडीशन शो हो रही होती है या स्टेट शो हो रहा होता है। तो नाम से ज़ाहिर है स्टेटिव वर्ब हमारे स्टेट को शो करता है, या हमारी कंडीशन को, या हमारे इमोशंस को। एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। ही ओन्स अ कार। ओन यहाँ पे क्या है कि उसकी मलकियत है गाड़ी, वो उसका मालिक है। यहाँ पे मालिक होना उसका स्टेट है, ना कि वो कोई काम कर रहा है। दिस केक सीम्स डिलिशियस। सीम्स यानी लगना, तो यानी कि केक जो है वो डिलिशियस लग रहा है। तो ये जो लग रहा है ये एक स्टेटिव वर्ब है, उसकी कंडीशन है। शी नोज़ द आंसर। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि उसको आंसर पता है, तो वो कोई काम नहीं कर रही, लेकिन देखा जाए तो ये भी वर्ब के अंदर ही आता है। तो ये है स्टेटिव वर्ब। आगे मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है ट्रांजिटिव वर्ब। और इसकी नेक्स्ट जो टाइप मैं बताऊंगी वो इसका ही ऑपोजिट होने वाली है, इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको ट्रांजिटिव वर्ब को ध्यान से समझना है ताकि अगली टाइप भी समझ में आए। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। हमें पता है कि कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले रखते हैं सब्जेक्ट, जो कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। फिर हम रखते हैं वर्ब, जिसमें कोई भी एक्शन वर्ब या कोई भी वर्ब आ सकता है। फिर एंड में हम रखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी वो चीज़ जिस पे कि एक्शन हो रहा हो, जिस पे कि वर्ब काम कर रहा हो। ऑब्जेक्ट, जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, वो कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि सेंटेंस में उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी होता है बात को मुकम्मल तौर पे समझने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है शी रोट अ लेटर। तो यहाँ पे लेटर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जो रोट के बाद आ रहा है, जो कि एक वर्ब है। फिर हमारे पास है आमना आस्क्स अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे आस्क से एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो है क्वेश्चन। फिर है फादर इज़ बाइंग ग्रोसरीज। तो बाइंग जो है वो वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, और ऑब्जेक्ट इसका है ग्रोसरीज। अब हम अगर इसको वर्ब को अकेला लिखते हैं विदाउट एन ऑब्जेक्ट तो हमें बात क्लियरली समझ नहीं आएगी। जैसा कि अगर हम लिख दें शी रोट, तो हमें समझ नहीं आएगा कि उसने क्या लिखा। फिर आ जाए आमना आस्क्स, तो फिर हमें नहीं पता लगेगा कि उसने क्या पूछा। या आ जाए फादर इज़ बाइंग, तो भी हमें पता नहीं लगेगा कि
फादर ने क्या ख़रीदा। तो इन बातों को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं वर्ब्स को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जो इसकी नेक्स्ट टाइप है वो इसी का ऑपोजिट है, जो कि है इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। सो इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। द मैन कफ्ड लाउडली, इसका मतलब है कि आदमी ने ऊंची आवाज़ में खांसी की। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये लाउडली जो है, जो वर्ब के बाद आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये वर्ब के बारे में बता रहा है। द बेबी स्लीप्स, बच्चा जो है वो सो रहा है या वो बच्चा सोता है। तो यहाँ पे सोने के आगे हमें कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। शी स्टडीज़ ऑल डे, यहाँ पे जो वर्ड स्टडीज़ है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके आगे जो ऑल डे है वो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि उसके बारे में बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बोलें शी स्टडीज़ केमिस्ट्री ऑल डे, तो फिर हमारे पास ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा इनट्रांजिटिव के बजाय, क्योंकि स्टडीज़ के आगे जो केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट हम लगाएंगे वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं कि कभी वो इनट्रांजिटिव बन जाते हैं तो कभी ट्रांजिटिव बन जाते हैं। सो हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे, वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? ऐसे वर्ब्स जो शॉर्ट होते हैं और वो मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। नाम से ज़ाहिर है हेल्पिंग वर्ब, इनको हम ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाते हैं मोस्टली। और इस टाइप के जो छोटे वर्ब्स मैंने बताए हेल्प करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, इन्हीं की वजह से हम डिफरेंट टेंसेस और डिफरेंट वॉइसेस या मूड्स बना सकते हैं इंग्लिश में। सो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं ताकि बात क्लियरली समझ में आए। शी इज़ स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम। अब यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है हमारे पास? जो हमारा एक्शन वर्ब है वो है स्टडिंग, क्योंकि वो पढ़ रही है। उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है वो है इज़, जिससे कि हमें उसका टेंस शो हो रहा है कि शी इज़ स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम, यानी कि वो पढ़ रही है, ये प्रेजेंट है। अगर होता शी वॉज स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम तो हमें पता लगता कि ये पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से ही शो होता है कि टेंस हमारा कौन सा चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है डू यू लाइक आइसक्रीम। तो यहाँ पे जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो है डू, क्योंकि इसी से हमें शो हो रहा है कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि डू का जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगता है। और यहाँ पे जो मेन वर्ब है डू जिसकी हेल्प कर रहा है वो है लाइक, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि आपको आइसक्रीम पसंद है, तो पसंद होना यहाँ पे मेन वर्ब है और डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब है फिनिश्ड, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी लगी है वो है हैज़, जो कि हमें बताती है कि यहाँ पे जो टेंस जिसमें बात हो रही है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हेल्पिंग वर्ब्स का क्या काम है कि ये मेन वर्ब के साथ आते हैं और ये हमें बताते हैं डिफरेंट टेंसेस या वॉइसेस के बारे में कि कौन से टेंस में बात की जा रही है। जो इसकी नेक्स्ट टाइप है वो भी एक तरह का हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन इनको हम कहते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। और इनका काम क्या होता है कि ये वर्ब्स जो हैं ये एक्सप्रेस करते हैं किसी एबिलिटी को, किसी पॉसिबिलिटी को, किसी नेसेसिटी या परमिशन को। यानी कि अब ये वर्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो इतने ज़्यादा हमने लिख दिए हैं कि एबिलिटी पॉसिबिलिटी, यानी कि बताते हैं कि कोई इंसान क्या करने के काबिल है, या इस वक्त क्या चीज़ पॉसिबल है होना, या क्या चीज़ ज़रूरी है, या कोई परमिशन मांगने के लिए। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल्स देती हूँ, उससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क। सॉरी, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करना मुझसे मिस हो गया है, सो मैं बता देती हूँ कि क्या यहाँ पे मॉडल वर्ब है। मस्ट यहाँ पे मॉडल वर्ब है। यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, यानी कि आपको अपना काम ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मस्ट है ये बता रहा है नेसेसिटी, कि आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए, ये बिल्कुल आपकी ज़रूरत है। शी कैन स्विम वेरी वेल। यहाँ पे कैन हमारे पास मॉडल वर्ब है या सेकेंडरी ऑक्सिलरी है, क्योंकि ये बता रहा है कि आप स्विम कर सकती हो बहुत अच्छे से। तो कोई काम कर सकते हैं यानी कि ये उसकी एबिलिटी है, तो ये एबिलिटी को शो कर रहा है कैन। ही माइट विजिट अस टुमारो। यहाँ पे हमारे पास मॉडल वर्ब है माइट, जिसका मतलब है कि यानी कि शायद के मायनों में आता है कि वो शायद हमें विजिट करेगा कल। सो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जो होते तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन ये मेन हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे पास हैं इज एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये वो नहीं होते, बल्कि ये सेकेंडरी ऑक्सिलरीज होते हैं। और इनके अंदर मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, शुड, वुड, इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये इंक्लूडेड होते हैं।
सो हम नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं अपनी, जो कि है लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब को अक्सर लोग हेल्पिंग वर्ब से बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। मैं आपको इसकी एक छोटी सी डिफ्रेंशिएशन की टेक्निक बता देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ये बता दूँ कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है। लिंकिंग वर्ब हमारे पास जो है वो बिल्कुल वही होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं तकरीबन, लेकिन इनका काम होता है सब्जेक्ट को जॉइन करना उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन शो नहीं हो रहा होता। अभी हमने पीछे हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था, तो हेल्पिंग वर्ब का क्या काम था कि वहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस आपको उसकी एग्जांपल्स में देखने को मिले, मैंने आपको बताया था कि साथ में एक मेन वर्ब होगा, उस मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब काम करता है। लेकिन लिंकिंग वर्ब में ये है कि कोई मेन वर्ब इसके सेंटेंस में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इसका काम ये है कि ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक करने का काम करता है। तो हम इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। कुछ बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि भाई सारे वर्ब्स जो हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी तरीके से लिंक कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं, बाकी जो वर्ब्स हैं वो कहीं ना कहीं कोई एक्शन, कोई कंडीशन, कोई स्टेट कुछ शो कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो वर्ब्स हैं, क्योंकि इनके सेंटेंसेस में कोई एक्शन, कोई कंडीशन नहीं शो हो रही होती, इनका काम सिर्फ लिंक करना होता है। तो हम देख लेते हैं ये कौन से वर्ब्स हैं। सबसे पहला है शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आप देखिए यहाँ पे कोई एक्शन शो नहीं हो रहा, तो ये जो इज़ है इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे बल्कि लिंकिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और मेन वर्ब होता फिर साथ में इज़ आता तो वो इज़ हेल्पिंग वर्ब बन जाता, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ लिंकिंग का काम कर रहा है। सो नेक्स्ट हमारे पास है द सूप टेस्ट्स डिलिशियस। तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, तो ये जो वर्ब हमारे पास आ रहा है ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। असलम इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पे असलम के बारे में सिर्फ बताया जा रहा है, तो ये जो इज़ है हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि लिंकिंग वर्ब होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या चीज़ होती है तो बहुत ईजी, लेकिन आपने इसको सही से समझना है। फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है वर्ब का, लाइक वर्ब का कोई एक वर्ड और उसके साथ कोई भी एक प्रेपोजिशन या एडवर्ब कुछ भी जुड़ जाता है, और ये जो एक कंपाउंड बन जाता है, मतलब एक से ज़ायद वर्ड्स जो हमारे साथ मिल के एक कंपाउंड बनाते हैं, इसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं और इसका न्यू मीनिंग होता है। मैं दोबारा थोड़ा रीफ्रेज करके डिफरेंट वर्ड्स में समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारे पास एक वर्ब होता है, कोई भी वर्ब, कोई एक्शन वर्ब, और उसके साथ कोई एक्स्ट्रा हम एक वर्ड लगा देते हैं और उसका मायनी फिर बिल्कुल अलग हो जाता है। पहली एग्जांपल से समझाती हूँ, ही गेव अप स्मोकिंग। तो यहाँ पे जो गेव अप है, वैसे देखें तो गेव क्या है, गिव की सेकेंड फॉर्म है। गिव का मतलब होता है देना और अप का मतलब होता है ऊपर, तो दोनों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। लेकिन जब हम गेव अप या गिव अप को इकट्ठा यूज़ करते हैं, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका न्यू मीनिंग जो है वो है छोड़ देना या क्विट करना। तो ही गेव अप स्मोकिंग यानी कि उसने स्मोकिंग क्विट कर दी, यानी कि छोड़ दी। तो फ्रेजल वर्ब्स का ये है कि आपको मीनिंग्स इनके याद रखने होते हैं। इंग्लिश में जितने फ्रेजल वर्ब्स हैं ये आपकी प्रैक्टिस से ही अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जितना आप इनको सुनेंगे, जितना आप इनको जानेंगे, उतना ही आपके दिमाग में इनका मीनिंग याद रहेगा और तभी आप इनको यूज़ भी कर सकेंगे और समझ भी सकेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास शी लुक्स आफ्टर हर ब्रदर। अब लुक का मतलब होता है देखना और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, लेकिन लुक आफ्टर अगर हम इकट्ठा यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है टेक केयर ऑफ, किसी का ध्यान रखना, किसी की देखभाल करना। द कैट रैन आफ्टर द माउस। अब यहाँ पे जो रैन आफ्टर है उसका मीनिंग समझने में काफ़ी ईजी है, क्योंकि इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। रैन मतलब भागना और आफ्टर मतलब बाद में, पीछे। तो द कैट रैन आफ्टर द माउस, यहाँ पे इसका यही मतलब है कि किसी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाना। तो बिल्ली जो है वो चूहे के पीछे भागी उसको पकड़ने के लिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है जेरेंट्स। जेरेंट क्या होता है, हमारे पास कोई भी वर्ब अगर हम उसके एंड में आईएनजी लगा दें तो उसको हम कहते हैं जेरेंट। और जो भी जेरेंट हम बनाते हैं वो किसी भी सेंटेंस के अंदर एज आ नाउन इस्तेमाल होता है। यानी कि जो जेरेंट है इसको हम, है तो ये वर्ब, क्योंकि वर्ब के साथ ही आईएनजी लग रहा है, लेकिन इसका जो फंक्शन है सेंटेंस के अंदर वो एक नाउन वाला होता है। ये एज अ वर्ब सेंटेंस के अंदर यूज़ नहीं होता। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। वॉकिंग एवरी डे इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करके देखें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इसका मतलब ये जो वॉकिंग है ये एज नाउन इस्तेमाल हुआ है। क्यों? नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है।
तो यहाँ पे वॉकिंग जो है वो एक एज एन एक्टिविटी यानी कि एक्टिविटी के नाम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ना कि एज वर्ब। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो क्या बनेगी, वो बनेगी कि रोज़ चलना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं कह रहे कि कोई चल रहा है, हम नहीं बता रहे कि कौन चल रहा है, मतलब एक्शन कोई शो नहीं हो रहा, सिर्फ बता रहे हैं कि रोज़ चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये जो वॉकिंग है ये एक जेरेंड है, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन के तौर पे बल्कि इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। पेंटिंग इज़ माई हॉबी, पेंटिंग मेरी हॉबी है। तो ये भी एज नाउन और एज सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। लास्ट हमारे पास है ही लाइक्स स्विमिंग, उसको स्विमिंग पसंद है। कोई स्विमिंग कर नहीं रहा, उसको पसंद है। यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, एज नाउन यूज़ हो रहा है ये वर्ड स्विमिंग सेंटेंस के अंदर। वरना ये तीनों वर्ड्स अगर हम देखें, वॉक, स्विम, पेंट, ये तीनों जो है ये वर्ड्स ही हैं जिनके साथ आईएनजी लगा के हमने जेरेंड बना दिया है। सो अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं जो कि है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, अभी पिछला हमने जेरेंड पढ़ा, उसमें क्या था कि वर्ब के आगे आईएनजी ऐड कर देते हैं। इन्फिनेटिव में होता है कि वर्ड से पीछे वर्ड की स्टार्टिंग में टू का इजाफा कर देते हैं, तो वो हमारे पास बन जाता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को हम प्योर फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लग जाता है और इसमें हम वर्ब फॉर्म को कभी भी चेंज नहीं करते। तो इससे आपको एक और चीज़ अपने दिमाग में रखनी होगी, वो ये कि जब भी कहीं पे भी आपको टू लगाना हो तो आप उसके आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाएंगे, क्योंकि टू के आगे जो फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट लगेगी तो उसको हम मिला के इन्फिनेटिव कहेंगे। सो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ही लाइक्स टू ड्रॉ पिक्चर्स, उसको तस्वीरें बनाना पसंद है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म लग रही है वो टू के साथ लगेगी और इसी को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। आई एम गोइंग टू टॉक टू द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल से बात करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या आप कुछ चाय लेना पसंद करेंगे। तो ये हमारे पास जो वर्ड्स थे ये इन्फिनेटिव्स की एग्जाम्पल्स थी जो अंडरलाइन थे। बाकी हमारे पास ये लास्ट टाइप है जो कि है वर्ब फॉर्म्स, यानी कि वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं। हमें पता है वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इनके नाम भी हम रख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो है वो तो सिंपली जो उसकी होती है बेस फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो होती है उसको हम पास्ट टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली वो पास्ट टेंस में ही सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं और फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम कहेंगे ये फोर्थ फॉर्म कहाँ से आ गई, तो फोर्थ फॉर्म वही होती है जो हमने जेरेंड में पढ़ी थी कि उसके अंदर हमारे पास वर्ब के आगे आईएनजी ऐड हो जाता है और उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि वर्ब के जो फॉर्म्स हैं, जो जैसे मैंने बताया कि 3 से 4 फॉर्म्स होती हैं, यहाँ पे हम सेकंड और थर्ड फॉर्म की ही बात करेंगे। जिन वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म्स सेम होती हैं उनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, और जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं, यूनिक फॉर्म्स होती हैं, उनको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। अब एग्जांपल देख लेते हैं। प्ले की दोनों फॉर्म्स प्लेड प्लेड ही हैं, टीच की टॉट टॉट ही हैं, और फाइंड की फाउंड फाउंड ही हैं। लेकिन अगर हम गो की बात करें तो उसकी फॉर्म्स आती हैं वेंट और गॉन, जो कि डिफरेंट हैं। फिर ईट की बात करें तो उसकी आती है एट और ईटन। टीयर की बात करें तो वो आती है टोर और टॉन। तो मतलब ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब आती हैं, इरेगुलर होती हैं, और जहाँ पे सेम फॉर्म ऑफ वर्ब आती है वो होती हैं रेगुलर फॉर्म्स या रेगुलर वर्ब्स। सो आई होप आप लोगों को ये सारी वर्ब की टाइप्स क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि मैं सब कमेंट्स के आंसर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।